गुड मॉर्निंग बच्चों। कल जो होमवर्क दिया था, कल मतलब लास्ट क्लास में, वो कर लिया आप लोगों ने? उसमें कुछ डाउट है तो पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। डाउट बताओ बच्चों, क्या है डाउट लास्ट टाइम वाले होमवर्क में? इन टेक्स्ट 4 का 5th। इन टेक्स्ट 4 का 5th देख लो पहले। इन टेक्स्ट 4 के 5th में देखो क्या दिया है। देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई इन एक्स डायरेक्शन। आपको बोला गया कि एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। इफ वर्क डन by electric field on moving a charge 0.2 coulomb through a distance 2 meter along a line making angle 60 degree with x-axis is 4 joule, then what is the value of E? आपको बोला गया कि E x एक्सिस के लॉन्ग और E से 60 डिग्री पर ऐसे मूव कराया जा रहा है कोई चार्ज पार्टिकल को। तो हमें E की वैल्यू बतानी है। तो जो भी चार्ज पार्टिकल आपने लिया है, प्लस में चार्ज पार्टिकल लिया है, तो उस पर फोर्स कितना लग रहा है? फोर्स लग रहा है Q इंटू ई। क्यू पता है, ई पता है, डी दिया है आपको और इनके बीच का एंगल दिया है, तो वर्क डन कैसे निकालोगे? अगर फोर्स एक्स एक्सिस में लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट 60 डिग्री पे हो रहा है, तो वर्क डन कैसे करोगे? एफ इंटू डी इंटू कॉस थीटा ना। एफ डॉट डी होता है ना, डॉट प्रोडक्ट होता है। अब आपको वर्क डन दिया हुआ है ना, वर्क डन दिया है, फोर्स की वैल्यू पता है क्यू इंटू ई। क्यू पता है, उसमें ई नहीं पता है, डी पता है, थीटा पता है, सब रख दोगे तो ई आ जाएगा। 5th क्वेश्चन समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? वर्क का बस फॉर्मूला लगाना है, एफ डी कॉस थीटा। एफ की वैल्यू डाल दो। अब आपको इसमें डब्ल्यू पता है, क्यू पता है, डी पता है, थीटा पता है, एक बस ई अननोन है। हो जाएगा। अगला करें। और देखो यहाँ पे वर्क डन प्लस में आना चाहिए था या माइनस में आना चाहिए था? अगर थीटा हमारा 90 से कम है तो कॉस थीटा वहां पे क्या होगा? अगर थीटा 90 से कम है तो कॉस थीटा वहां पर पॉजिटिव होगा ना। इसीलिए देखो वर्क डन इलेक्ट्रिक फील्ड का +4 जूल लिखा हुआ है। अब 6th करते हैं।
सिक्स्थ में देखो क्या बोला गया है, a spherical distribution of charge consists of charge density rho 1 from 0 r equal to 0 to a r equal to a by 2 and uniform charge density rho 2 for from a by 2 to a, potential at a by 2। तो देखो इसमें क्या करना है आपको, ये मान लो आपका ए रेडियस का कोई स्फीयर है, तो इसमें आपको a by 2 तक, ये किसी ने किया है, किसी से हुआ है ये, a by 2 तक के रेडियस में रो 1 डेंसिटी और बाहर रो 2 डेंसिटी, ये किसी से हुआ, सबको डाउट है? अब आज ध्रुवीर तुमको सबका पता है। ठीक है, देखो बच्चों, तो आप देखो यहाँ पे आप क्या करोगे, अगर मैं आपको बस ये बोलूं कि ये जो अंदर वाला स्फीयर है ना, अगर ये अंदर वाला स्फीयर है, इसके वजह से यहाँ पे बताओ, इसके सरफेस पे हमें पोटेंशियल चाहिए ना, हमें इसके सरफेस पे पोटेंशियल चाहिए यहाँ पर ना, यहाँ पे पोटेंशियल चाहिए, तो केवल अंदर वाले स्फीयर की वजह से क्या आप उसके सरफेस पे पोटेंशियल लिख सकते हो? लिख सकते हैं कि नहीं बच्चों? तो देखो हम इसको ऐसे सोच सकते हैं कि हमारे पास एक a/2 रेडियस का कैविटी है और इधर हमारे पास रो 2 वाला चार्ट है, ठीक है, ऐसे सोच सकते हैं। और यहाँ पर रो 1 रेडियस का एक छोटा स्फीयर है, समझ आ रहा है बच्चों? ये वाले जो कैविटी में एक यहाँ पे स्फीयर रखा है ना, उसके सरफेस पे भी निकालना है और बाहर वाले रो 2 वाले हॉलो स्फीयर की वजह से उसके अंदर हमें पोटेंशियल निकालना है। कुछ चमक रहा है बच्चों? आप इसको ऐसे सोच सकते हो ना, एक छोटा रो 1 का स्फीयर और एक बड़ा रो 2 वाला हॉलो स्फीयर, इन दोनों की वजह से यहाँ सरफेस पे ना, ये अंदर वाले सरफेस, मतलब इसके बाहर वाले सरफेस और इसके अंदर वाले सरफेस पे हमें वी निकालना है। तो इसकी वजह से तो आप सीधे फॉर्मूला लगा दोगे ना, इसके हमें सरफेस पे बताना है, तो सीधे के क्यू बाई आर, आर मतलब रेडियस, लेकिन इसकी वजह से कैसे लिखोगे? ये रो 2 रेडियस का जो हॉलो स्फीयर बना है उसकी वजह से इसके अंदर वाले पॉइंट पे कैसे पोटेंशियल लिखेंगे? कोई कुछ बताना चाहेगा? इंटीग्रेट पढ़ना पड़ेगा हमें। एक तो ये कर सकते हैं कि यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे डीएक्स थिकनेस का हॉलो स्फीयर ले लो और उसके अंदर है ये यहाँ पे पोटेंशियल, तो वो लिखे फिर इंटीग्रेट करते हैं। या फिर उसकी जगह एक और अच्छा तरीका है कि केवल हमें अगर हॉलो स्फीयर की वजह से दिखना है, केवल इतने पार्ट को आप ऐसे सोच सकते हो कि ये पूरा कंप्लीट है, रो 2 चार्ज से ये पूरा कंप्लीट है, और प्लस जहां पर अंदर पार्ट है वहां पर एक रो 1 वाला माइनस रो 1 वाला रखा हुआ है। तो अब ये क्या हो जाएगा, इस पार्ट में रो 1 था ना, सॉरी रो 2 था, तो ये पूरा रो 2 का कंप्लीट और यहाँ पे माइनस
माइनस रो टू, सॉरी माइनस रो, हाँ माइनस रो टू का रखा है, तो नेट यहाँ पे कितना हो जाएगा 0। अब इन दोनों के वजह से लिख दोगे तो इसका वाला पार्ट हो जाएगा। अब आप क्या करो, इन तीनों को कंबाइन करो। आपके पास एक बड़ा रो टू का है, एक छोटा माइनस रो टू का और एक छोटा रो वन का। इन दोनों को कंबाइन करके आप क्या लिख सकते हो, इन दोनों को कंबाइन करके आप लिख सकते हो कि एक बड़ा रो टू का है और एक छोटा रो वन माइनस रो टू का है ना। यहाँ पे दोनों रखे हैं ना, यहाँ पे दोनों रखे हैं, रो वन वाला प्लस रो वन वाला माइनस रो टू वाला, तो दोनों मिला के रो वन माइनस रो टू। अब आपको पूरे स्फीयर की वजह से अंदर सेंटर से a/2 पे लिखना आता है, और इस स्फीयर के लिए a/2 मतलब इसका सरफेस, इसके वजह से लिखना आता है। तो क्या अब आप लोग लिख लोगे, अरे प्रभु ध्रुवल जी, अंदर के लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला बताओ। अंदर के लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला रहता था कंप्लीट स्फीयर की वजह से KQ/R³ 1.5 R स्क्वायर माइनस 0.5 R स्क्वायर। तो ये कंप्लीट स्फीयर की वजह से लिख दो। और छोटे वाले स्फीयर मान लो इसका टोटल चार्ज Q2 है ना, इसके वजह से यहाँ मान लो Q1 चार्ज है, तो इसके सरफेस पे लिखना है जो भी इसका रेडियस रहेगा KQ/R। इसका रेडियस, रेडियस की वैल्यू अभी डाल दूंगा ना, मान लो अभी R डैश लिख दिया यहाँ पर, ये मान लो R डैश, इधर का ये R है, अब सबकी वैल्यू डाल दूंगा, वैल्यू डाल लो। Q2 मतलब ये बड़े वाले स्फीयर का चार्ज, बड़े वाले स्फीयर का चार्ज कितना होगा, उसका वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, रेडियस a है ना, कितनी डिस्टेंस पे हम लोग देख रहे हैं a/2 पर। टोटल इसके लिए चार्ज लिखोगे तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, अपॉन में उसके सरफेस का रेडियस ना, सरफेस के लिए रेडियस क्या होगा a/2। आप ध्रुवीय इसको कैलकुलेट करने को मत बोल देना, अब बस ये सब लिख लो, सॉल्व कर लेना। सबको चमक गया बच्चों अच्छे से क्या बोल रहा हूँ। नेक्स्ट बताओ बच्चों। सेवेंथ, सेवेंथ देखो क्या है, 8 mercury droplets having radius 1 mm and charge this picocoulomb ना, picocoulomb मतलब 10⁻⁻12 coulomb, each merges to form an droplet, its potential is। यार ये थोड़ा सा कंडक्टर यूज हो गया इसमें, तो अब बता देता हूँ अभी तो फिलहाल। मरकरी मतलब मेटल है ना, मेटल मतलब कंडक्टर। सेवेंथ में देखो क्या है, मरकरी का अगर कोई ड्रॉप लोगे और उसको कुछ चार्ज दोगे तो चार्ज उसके सब सरफेस पे रहता है, मतलब एक मरकरी का हॉलो स्फीयर बन जाएगा ना, अगर चार्ज सरफेस पे तो ये क्या होगा, एक हॉलो स्फीयर बना ना, क्योंकि सारा का सारा चार्ज केवल सरफेस पर है। तो अगर एक
मरकरी ड्रॉप का क्यू पता है और उसका रेडियस पता है, और ऐसे आपने 11 ड्रॉप मिलाए ना, ऐसे आपने 11 ड्रॉप को मिलाया और इनको मिला करके एक बड़ा स्फीयर बना दिया, तो नया रेडियस कैसे निकालोगे? वॉल्यूम कंजर्व करके। श्रेयस ये देखो अभी मेटल पढ़ाया नहीं है ना, मेटल पढ़ाया नहीं है, मेटल में पढ़ेंगे, कंडक्टर्स में पढ़ेंगे, अभी बस आ गया है तो बता दे रहा हूँ, ये पढ़ने के बाद आप समझ जाओगे। वॉल्यूम कंजर्व करके नया रेडियस निकाल लोगे, और चार्ज जो है वो तो कंजर्व ही होगा, अगर इस पे कुछ क्यू चार्ज था तो इसके सरफेस पे 11 क्यू चार्ज आ जाए। और वैसे भी इस क्वेश्चन में ये हॉलो या सॉलिड उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें पोटेंशियल सरफेस पे निकालना है। सरफेस पे अगर निकालना है तो अंदर है चार्ज या बाहर, उससे तो कोई फर्क पड़ना नहीं है। समझो श्रेयस? तो अब आप इसके सरफेस का पोटेंशियल कितना बोल सकते हो? के इंटू टोटल चार्ज अपॉन में नया रेडियस। समझ आ रहा है बच्चों? अभी तो यहाँ पे कोई यूज नहीं हो रहा है ना कंडक्टर का, अंदर है या बाहर कहीं पे भी लेकर के सरफेस पे लिखना है तो के क्यू बाई आर ही फॉर्मूला लगाओ, हो जाएगा। कितने 8 ड्रॉप है क्या? हाँ 8 ड्रॉप है, 8। नेक्स्ट बताओ। हाँ क्यू मतलब 0.66 पीको कूलम, पीको कूलम मतलब 10 के पावर -12 कूलम। नेक्स्ट है नाइन्थ। नाइन्थ देखो, चूज द करेक्ट रिलेशन रिगार्डिंग पोटेंशियल here A B C D are all are at a distance, equal distance from point O। देखो आपको ये बोला गया है कि यहाँ पे -q वाला चार्ज है, यहाँ पे +q वाला चार्ज, इनको ये मिलाने वाली लाइन है, और ये पॉइंट O है। O से ये कुछ पॉइंट लिए गए A C D D, तो इन सारे पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो उसका क्या रिलेशन होगा? तो इसमें क्या डाउट है भाई? मान लो आपको कोई भी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, जैसे इस पे निकालोगे तो इसके वजह से और इसके वजह से के क्यू बाई आर लगाओगे, आर तो दोनों से इक्वल है ना, इन दोनों से आर जो निकालोगे वो इक्वल आएगा कि नहीं आएगा? सी और डी के लिए के क्यू बाई आर प्लस के क्यू बाई आर माइनस के क्यू बाई आर, तो सी पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 0। ऐसे डी पे निकालोगे तो ये के क्यू बाई आर, ये भी के क्यू बाई आर, तो ये भी 0 हो जाएगा, तो सी और डी पे तो पोटेंशियल 0 हो गया ना। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? पोटेंशियल सी पर और डी पर 0 आएगा। अब बी पे देखो, जब आप बी पे देखोगे तो बी वाला क्या है? क्यू के तो क्लोज है, प्लस वाले के क्लोज है, लेकिन माइनस से दूर है, तो प्लस का ज्यादा पोटेंशियल आएगा या माइनस का ज्यादा आएगा? प्लस चार्ज की वजह से पास में है, के क्यू बाई आर लगाओगे, स्मॉल आर इसके लिए पास में है और इससे दूर है ना, के क्यू बाई आर, आर जितना कम होगा पोटेंशियल उतना ज्यादा होगा ना, तो प्लस चार्ज के पास में है तो प्लस वाला पोटेंशियल ज्यादा होगा, तो बी का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? ज्यादा, और माइनस वाले का पोटेंशियल यहाँ कम आएगा, तो नेट दोनों का मिला के यहाँ पोटेंशियल प्लस में आएगा, तो पोटेंशियल एट बी क्या होगा? ग्रेटर देन 0। ए पे सोचो,
ए यहाँ है, ए अगर यहाँ है तो यहाँ किसका इफेक्ट ज्यादा पड़ेगा, माइनस क्यू का या प्लस क्यू का? माइनस क्यू के क्लोज जाओगे तो माइनस के क्यू बाई आर, उसका आर कम है ना, तो माइनस का ज्यादा आएगा ना पोटेंशियल ना, तो प्लस का कम आएगा तो नेट यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा। ए पे पोटेंशियल निगेटिव है, तो सबसे ज्यादा कौन सा पोटेंशियल होगा? और अच्छा हमें देखो यहाँ पे मैग्नीट्यूड डिस्कस करना है, यहाँ पे एक चीज और है, मैग्नीट्यूड डिस्कस करना है। तो बी पर और ए पर जो निकालोगे, जैसे इसके लिए प्लस के क्यू बाई आर करोगे, इसके लिए माइनस के क्यू बाई आर, तो यहाँ प्लस में आएगा। सेम यहाँ पे निकालोगे तो माइनस के क्यू बाई आर प्लस के क्यू बाई आर, तो मैग्नीट्यूड तो सेम ही आएगा, यहाँ प्लस में आएगा यहाँ माइनस में आएगा, सेम डिस्टेंस है ना सब कुछ। बच्चों ये समझ आ रहा है? जीरो तो नहीं आएगा ना, ए और बी पे क्या जीरो आएगा? तो ए और बी पे मैग्नीट्यूड सेम आएगा, एक प्लस होगा एक माइनस, तो मैग्नीट्यूड वाइज तो आप ये बोलोगे ना कि बी और बीपी का मैग्नीट्यूड सेम है, और सी और डी पे तो जीरो है, तो सी और डी का लेस हो जाएगा और वो इक्वल है, तो ए ऑप्शन आ जाएगा। समझाने की जरूरत है? और नेक्स्ट, टेंथ अभी नहीं दिया होगा ना, टेंथ इक्विपोटेंशियल सरफेस हुआ, आज पढ़ाने वाला हूँ, एक्सरसाइज 1 का 25। ट्वेंटी फोर भी है, 24 देखो क्या है, इक्विपोटेंशियल अभी पढ़ाने वाला हूँ। इक्विपोटेंशियल आया क्या? इक्विपोटेंशियल छोड़ दो ना, वो अभी आज पढ़ाने वाला हूँ। ट्वेंटी भी है, 20 देख लो पहले। A semicircular ring of radius this is uniformly charged with total this electric potential at the center of ring। साक्षी क्या कर रही है भाई, ये कौन सा क्वेश्चन डाउट पूछ रही है? एक सेमी सर्कुलर रिंग है, इसके क्यू चार्ज की वजह से इसके सेंटर पे पोटेंशियल चाहिए। अगर एक क्यू चार्ज की वजह से आर रेडियस के सेमी सर्कुलर रिंग के सेंटर पे पोटेंशियल चाहिए, तो आप क्या लिखोगे? अगर मैं इस पे एक छोटा सा डी क्यू चार्ज लूं, तो डी क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना आएगा? के डी क्यू बाई आर। ऐसे हर एक डीक्यू की वजह से पोटेंशियल निकालना है। पोटेंशियल स्केलर है या वेक्टर है? पोटेंशियल क्या है? स्केलर है ना, स्केलर है तो सीधे ऐड हो जाएगा, सीधे ऐड करना है के और आर सबके लिए, हर एक डीक्यू के लिए, हर एक डीक्यू के लिए कोई भी डीक्यू लेते हो तो सबके लिए क्या है, वो सेम डिस्टेंस है ना सेंटर से, तो के और आर बाहर आ जाएंगे, अंदर क्या बचेगा? केवल डीक्यू। डीक्यू डीक्यू सब ऐड करोगे तो के क्यू बाई आर हो जाएगा ना, हर एक का डीक्यू डीक्यू ऐड करोगे तो पूरा क्यू हो जाएगा। समझ आया 20? नेक्स्ट कौन सा है? 24। 24 में देखो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इन गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो हमें एक नीचे को इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, और हमें एक पॉइंट ए कहीं इधर लिया हुआ है और बी कहीं इधर लिया हुआ है, और ये वाली डिस्टेंस जो है ये हमें सी दी हुई है, इसको सी बोला गया और ये डिस्टेंस को ए बोला गया, और ये डिस्टेंस बी है। और ये देख लो यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मुझे
ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो पहले तो ये सोचो, क्या ए और बी के बीच में अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो कौन सा हाई होगा, बी हाई होगा या ए हाई होगा? बी हाई होगा ना, क्योंकि इसमें आप बी से ए की तरफ आओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आओगे ना, बी हाई होगा। तो हम वीबी माइनस वीए निकालते हैं। और वीबी और वीसी में क्या रिलेशन होगा? अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर चलते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, तो वीबी और वीसी में क्या रिलेशन आएगा? कोई डिफरेंस नहीं आएगा ना, मतलब वीबी वीसी सेम है। तो हमें वीबी माइनस वीए निकालना है, तो हम क्या लिख सकते हैं, वीसी माइनस वी, क्योंकि वीबी और वीसी सेम। अब वीसी माइनस वीए कैसे निकाल सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में दो पॉइंट हैं, उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये डिस्टेंस बी है और ये ई है, तो क्या होना चाहिए इनके बीच का डिफरेंस? क्या होगा बच्चों? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तो सीधे लगाते हैं ना, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू ई इंटू डी। तो बस वो लगा दो, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन वाला डिस्टेंस लो, ई इंटू डी कर दो। ठीक है, सभी को क्लियर है? नेक्स्ट बताओ। ट्वेंटी एट, एक मिनट रुकना। 28 में देखो क्या बोला गया है, hollow uniformly charged sphere of radius r, if the potential difference between its surface and at a point at a distance 3r from center is v, then the electric field intensity at a distance 3r from the center is। 28 में तो देखो बस Q निकालने के लिए V दे दिया है, पहले V का यूज करके Q निकाल लो, फिर Q पता है, R पता है, E लिख दो। हमें देखो क्या दिया इसमें, कि हमारे पास एक हॉलो स्फीयर है, जिसपे कुछ चार्ज रहा होगा ना, मान लो Q चार्ज है। तो इसके सेंटर पे, सरफेस पे एक पॉइंट ले लो और एक कोई थोड़ा दूर पॉइंट ले लो, इसका रेडियस R है ना, और एक 3r डिस्टेंस पे पॉइंट ले लो। तो आपको VA माइनस VB की वैल्यू बताई गई, VA माइनस VB कितना बोला गया है, V। तो अब जब VA और VB की वैल्यू डालोगे यहाँ पर, VA और VB की वैल्यू, तो उससे क्या हमें Q आ जाएगा, क्योंकि V गिवन है। कितना डालोगे, VA की वैल्यू कितना डालोगे, KQ/R, और VB की वैल्यू सही है बच्चों, KQ बाई, ये कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा ना। फिर आपको थ्री, ये बी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे, E इक्वल टू KQ/3R का स्क्वायर। अब KQ की वैल्यू डाल दो, यहाँ से KQ की जगह कितना लिख सकते हो, 3V/2। सॉरी, ये R भी है ना, नीचे R भी था, तो ये R भी आ जाए।
अब कर लो आगे सम, हाँ अब इसको सॉल्व कर लो अब आगे। नेक्स्ट, ट्वेंटी सिक्स देखते हैं। 26 में क्या है? A particle of charge q and mass m travels through a potential difference v from rest. The final momentum of the particle is, देखो अगर कोई चार्ज पार्टिकल v पोटेंशियल डिफरेंस में ट्रेवल करेगा, मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, इसका पोटेंशियल भी ए है, इसका पोटेंशियल भी है, और जब भी कोई चार्ज पार्टिकल को आप ऐसे छोड़ोगे तो वो हमेशा हाई से लो की तरफ भागता है। तो इनिशियल उसमें एनर्जी कितनी थी जब आपने रखा? तो Q इंटू बी ए, और आपको गिवन क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस बी ए माइनस बी की वैल्यू गिवन है ना कि बी है। फाइनल जब बी पे पहुंचेगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? Q इंटू बी ना, हमेशा हाई से लो की तरफ भागता है, तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हो जाएगा? आप यहाँ पे, आपको मोमेंटम पूछा गया है ना, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या रही होगी? रेस्ट से छोड़ा गया है तो जीरो, और फाइनल आपको काइनेटिक एनर्जी आप निकाल सकते हो। अगर मान लो यहाँ पहुंचने पे उसका मोमेंटम कुछ पी है, तो मोमेंटम के टर्म में काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हो ना। अब एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो है, ये Q इंटू बी है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी? Q इंटू बी ए माइनस बी। तो ये देखो अब आगे से हम ध्यान रखेंगे, इसको हमने पोटेंशियल डिफरेंस को v लिख दिया कि अगर कोई भी पार्टिकल कोई v पोटेंशियल डिफरेंस में ट्रेवल करेगा तो Q इंटू वी का उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा। ये चेंज है ना, इनिशियल जीरो था तो इसलिए ये फाइनल दिख रहा है, हमेशा Q इंटू वी का चेंज आएगा। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? मोमेंटम के टर्म में p स्क्वायर बाई 2m। ये सबको पता होगा ना मोमेंटम के टर्म में काइनेटिक एनर्जी। तो आपको मोमेंटम चाहिए तो इसको इधर ले और p की वैल्यू बता दो। ठीक है, अदरवाइज आप हाफ एम वी स्क्वायर लिख के v निकाल लो पहले, फिर m इंटू वी कर दो, वो भी चलेगा। पहले स्पीड निकाल लो, फिर m इंटू स्पीड कर दो तो मोमेंटम आ जाएगा। 26 हो गया। अब नेक्स्ट कौन सा था? 30, 30 और 31। थर्टी देखो क्या है? इफ अ चार्ज इज शिफ्टेड फ्रॉम हाई पोटेंशियल रीजन टू लो पोटेंशियल रीजन, इट्स पोटेंशियल एनर्जी। बताओ भाई क्या होगा अगर एक चार्ज पार्टिकल को हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में ले गए, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी का क्या हुआ? बढ़ गई या कम हो गई? एक हमने चार्ज दिया, उसको हमने पहले V1 पोटेंशियल पे रखा ना, और बाद में V2 पे रखा, और V1 इज ग्रेटर देन V2 है, तो इनिशियल एनर्जी कितनी बोलोगे? Q इंटू V1। बाद में कितनी बोलोगे? Q इंटू V2। अगर V1 ज्यादा है V2 कम है तो बाद की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी या डिक्रीज हो जाएगी? अगर देखो Q हमारा प्लस में है, अगर आपका पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज के लिए Q इंटू V1 और Q इंटू V2 में ये बढ़ाएगा ना, पॉजिटिव चार्ज के लिए Q इंटू V1 ग्रेटर देन Q इंटू V2 आएगा। लेकिन अगर चार्ज निगेटिव है तो वहां पर ज्यादा मैग्नीट्यूड मतलब वो कम होगा। अगर चार्ज निगेटिव है तो -10 -5 से छोटा होगा ना, लेकिन अगर प्लस होगा तो 10 5 से बड़ा होगा।
इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इसका मैग्नीट्यूड कम है ना। तो प्लस में है तो ये बड़ा है, माइनस में है तो ये छोटा है, ये बड़ा है। तो आप क्या बोलोगे, मे इंक्रीज और डिक्रीज। कुछ समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। फिर 31 ना, ये सब कुछ समझ गया। मान लो Q इंटू V1 की वैल्यू 10 है और इसकी वैल्यू 5 है। अगर ये प्लस में है तो ठीक है, लेकिन अगर निगेटिव में है, प्लस में है तो 10 बड़ा है 5 से ना, लेकिन माइनस में है तो -10 छोटा है -5 से। फिर 31 देखते हैं। A flat circular fixed disk has a charge plus Q uniformly distributed on the disk. तो ये बोला गया है कि एक हमने फ्लैट सर्कुलर डिस्क ले लिया, अब इसके एक्सिस के अलोंग हमने एक प्लस चार्ज को इधर को फेंका, तो वो क्या इसके सेंटर तक पहुंच पाएगा या नहीं पहुंच पाएगा। अगर मान लो हम एक्स डिस्टेंस पर हैं, तो एक्स डिस्टेंस पे कुछ इनिशियल पोटेंशियल V1 होगा, फिर जब सेंटर तक पहुंचना है तो सेंटर का पोटेंशियल कितना होगा। सेंटर का पोटेंशियल कितना रहता था, सिग्मा R बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इनफाइनाइट है क्या पोटेंशियल सेंटर का, फाइनाइट है ना। अगर फाइनाइट पोटेंशियल है तो हो सकता है ना कि मैं जब यहाँ से इतनी स्पीड दूं कि एनर्जी कंजर्वेशन का यूज करते हुए वो वहां तक पहुंच जाए। जस्ट पहुंचना है तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाए इनटू सेंटर का पोटेंशियल। तो यहाँ V2 की वैल्यू जब ये डालोगे सेंटर का पोटेंशियल, तो कुछ ना कुछ तो स्पीड मिलेगी ना यू, जिसके लिए वो पहुंच सकता है। ये अगर इनफाइनाइट होता तब आप बोलते कि कोई स्पीड नहीं मिलेगी, लेकिन ये तो फाइनाइट है ना सेंटर का पोटेंशियल। तो जस्ट अगर पहुंचना है तो कुछ ना कुछ स्पीड से तो पहुंचा ही सकते हो, ज्यादा तेज फेंकोगे तो जाके हिट भी कर देगा। हाँ, तो मे डिपेंड ऑन काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो इसमें मे हिट द डिस्क एट सेंटर, मे रिटर्न बैक along its path after touching the disk, may return back along its path without touching the disk, any of the above three possible। डी ऑप्शन आएगा ना, कुछ भी हो सकता है, कितनी काइनेटिक एनर्जी से फेंका है उस पर डिपेंड करेगा। समझ आ रहा है बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ ना। अगर आपने बहुत धीमे से फेंका तो हो सकता है यहीं तक जाए और फिर यहीं से रिटर्न आ जाए, क्योंकि रिपेल हो रहा है ना, ये प्लस वाला प्लस को रिपेल कर रहा है। ज्यादा तेज होगा तो यहाँ तक भी आ सकता है। और है 39, 34, 35। 34 देखो, you are given an arrangement of 3 point charges separated by finite distance so that the electric potential energy of system is 0, then the value of x।
देखो ये अगर तीनों चार्ज इक्वल फाइनाइट डिस्टेंस से सेपरेटेड है तो ये क्या बना रहे होंगे, अगर हर एक के बीच की डिस्टेंस जो है वो सेम है, ये मान लो आर है, अब इस पेयर की एनर्जी लिख दो और वो जीरो कुछ से इक्वेट कर दो, इसकी एनर्जी कितनी होगी, 3 पेयर बनेंगे ना, हर पेयर की एनर्जी लिख दो। एक इस पेयर की लिखी, अब इस पेयर की लिख दो, इस पेयर की लिख दो। और ये जीरो होना चाहिए, अब इसको सॉल्व करो, एक्स आ जाएगा। 34 समझ आ रहा है। नेक्स्ट है 35। 35 देखो क्या है, वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस आर फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इज शोन, इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर इक्वल टू 5। वो आपको ऐसे ग्राफ दिया हुआ है V और R का, आपको पता है E और V में क्या रिलेशन होता है, E इक्वल टू क्या होगा, माइनस डीवी बाई डी आर होगा ना। तो अगर V और R का ग्राफ दिया हुआ है तो उसमें E कैसे निकालोगे, डीवी बाई डी आर क्या रिप्रेजेंट करता है, डीवी बाई डी आर क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों, स्लोप। तो आपको पूछा गया है कि यहाँ पे ये वाली वैल्यू जो है वो 4 है और ये वाली वैल्यू 6 है, तो जब R की वैल्यू 5 होगी तो कहीं इधर होगा ना, तो यहाँ पे आपको स्लोप चाहिए, स्लोप आ जाएगा तो उसको माइनस में करके बता दोगे, क्योंकि यहाँ माइनस है ना, यहाँ माइनस लगा है, तो स्लोप अगर माइनस में आ रहा है तो माइनस माइनस प्लस में ही आएगा, यहाँ स्लोप माइनस में है ना, पूरी लाइन का स्लोप तो हर जगह सेम आएगा ना, ये आपको हाइट पता है, ये पता है, तो स्लोप आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा तो माइनस में डालोगे तो ये पूरा आंसर प्लस में आ जाएगा। ये आपको देखो हाइट कितनी दी है, 5, ये बेस कितना है, 2। स्लोप निकालना है तो आप क्या करोगे, ये वाला एंगल लेते हो ना, ये अगर एंगल थीटा है तो आपको डीवी बाई डी आर मतलब tan थीटा, तो आप ये अंदर का निकाल लो, अंदर का जो आएगा वही माइनस में बताओगे तो tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी ना, ये कितना आएगा 5/2। अब ये सब तो आता ही होगा, अब इसको थोड़ी मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है, यहाँ स्लोप निगेटिव में ये थोड़ी स्लोप एक्सप्लेन करने की जरूरत है ना, तो डीवी बाई डी आर आ गया तो ई की वैल्यू क्या होगी, माइनस ऑफ डीवी बाई डी आर। स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालने का तो कोई दिक्कत नहीं होगा ना, वो तो सब कर लोगे, साइन के साथ निकाल लो। और है 39 था ना, देखो हमें इसमें बोला गया है कि कौन कौन से ऑप्शन पॉसिबल है, अगर किसी पॉइंट पर E नॉट इक्वल टू 0 है तो डीवी बाई तो V कैन नॉट बी 0, तो वो बोला जा रहा है कि वहाँ V हो ही नहीं सकता। अगर E नॉट इक्वल टू 0 है तो वहां पे डीवी बाई डी आर ना, E मतलब डीवी बाई डी आर, वो भी नॉट इक्वल टू 0 होगा। अगर कहीं पे पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन नॉट इक्वल टू 0 है तो वहां पे क्या V 0 होगा,
अगर कोई का डीवी बाई डी आर नॉट इक्वल टू जीरो है तो क्या वहां पे बी जीरो होगा या नहीं होगा? अगर किसी चीज का डिफरेंशिएशन नॉट इक्वल टू जीरो है तो क्या वो चीज जीरो होगी या नॉट इक्वल टू जीरो होगी? कुछ भी हो सकता है ना भाई, कुछ भी हो सकता है। अगर किसी चीज का डिफरेंशिएशन जीरो है तो वो चीज जीरो हो भी सकती, नहीं भी हो सकती। जैसे देखो, जब अपन कोई पार्टिकल को ऊपर फेंकते थे तो हाईएस्ट पॉइंट पर जाता था फिर नीचे आता था। हाईएस्ट पॉइंट पे उसका एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन मतलब डी बाई डी टी, हाईएस्ट पॉइंट पे एक्सीलरेशन होता था ना जी। साइन के साथ नहीं लिखा है, बस मैग्नीट्यूड लिखा है ना। एक्सीलरेशन होगा कि नहीं बच्चों? डी बाई डी टी होगा ना, लेकिन हाईएस्ट पॉइंट पे v कितना होगा? हाईएस्ट पॉइंट पे v जीरो है लेकिन dv बाई dt है ना। तो कोई चीज जीरो है तो उसका डिफरेंशिएशन वहां जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। समझ रहे हो ना? अगर मान लो ये डी बाई डी आर जीरो है तो हो सकता है v की वैल्यू कुछ कांस्टेंट रही हो इसलिए उसका डिफरेंशिएशन जीरो आया हो। वो जीरो ही होगा ऐसा नहीं बोल सकते ना, या फिर नॉट इक्वल टू जीरो है, डी बाई डी आर नॉट इक्वल टू जीरो है तो v नॉट इक्वल टू जीरो होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना, जीरो हो सकता है वो। दोनों पॉसिबिलिटी है, दोनों पॉसिबिलिटी रहेंगी। आप इसको ग्राफ में भी सोचो, अगर कोई ग्राफ में कहीं पर डीवी बाई डी आर जीरो है मतलब वहां टेंजेंट ऐसे बन रहा है तो इसका मतलब ये वी भी जीरो होगा ऐसा थोड़ी होता है। वी जीरो हो भी सकता है, नहीं भी जीरो हो सकता है। जैसे यहाँ पर वी जीरो है ना, यहाँ पे वी जीरो है लेकिन यहाँ पे वी जीरो नहीं है, यहाँ पे ये हाइट जितनी होगी वो वी की वैल्यू होगी ना। और डीवी बाई डी आर स्लोप तो दोनों जगह जीरो है। स्लोप के जीरो होने का मतलब ये थोड़ी हुआ कि पूरा का पूरा वी जीरो हो जाएगा। कुछ चमक रहा है बच्चों में क्या बोल रहा हूँ? अब बी ऑप्शन देखो ऐसे ही। बी में बोला गया है कि अगर ई जीरो हुआ, ई जीरो मतलब क्या, डी बाई डी आर अगर जीरो हुआ तो वहां वी मस्ट भी जीरो होगा। तो ये कोई बात थोड़ी हुई कि अगर कहीं पर डीवी बाई डी आर जीरो है मतलब स्लोप जीरो है तो वी भी जीरो आएगा। यहाँ पे वी आएगा ना कुछ वी की वैल्यू जितना ये होगा। स्लोप जीरो होना मतलब टेंजेंट का स्लोप जीरो होना, उसका मतलब ये थोड़ी कि पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी। वो जीरो हो भी सकती है, अगर वो ऐसा कुछ हुआ तो जीरो हो सकता है, ऐसा कुछ है तो नहीं होगा जीरो। सी ऑप्शन देखो, सी में बोला गया है कि अगर वी जीरो हुआ, अगर v जीरो हुआ तो क्या उसका डिफरेंशिएशन भी जीरो होगा? आपने देखा ना अभी यहाँ पे कि वेलोसिटी जीरो है तो उसका डिफरेंशिएशन जरूरी नहीं है कि जीरो हो। जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है। तो सी भी नहीं होगा, मस्ट लिखा है ना सी में लिखना चाहिए। डी लिखोगे यहाँ पे ना, तीनों ऑप्शन गलत है तो डी सही है, कोई भी गलत सही नहीं है। ध्रुविल भाई क्या बोलना चाह रहे हो? बी बोलना चाह रहे हो, डी बोलना चाह रहे हो? ध्रुविल अनम्यूट करो।
हेलो। हाँ ध्रुविल, हाँ ई में सर, देखो वो ई जीरो है। ई का मतलब क्या जीरो है? डीवी बाई डी आर जीरो है। हाँ अगर डीवी बाई डी आर जीरो है मतलब क्या जीरो है? ग्राफ में अगर सोचोगे तो क्या जीरो है? ये अपना स्लोप। अपना नहीं, स्लोप नहीं क्या? एरिया नहीं, स्लोप एरिया स्लोप जीरो ही है। जीरो है, स्लोप ही जीरो है। हाँ। नहीं, ये एरिया भी जीरो है, पूरा नहीं नहीं ग्राफ ही जीरो है, नहीं सब नहीं, कुछ स्लोप स्लोप जीरो है, स्लोप जीरो है, सॉरी। स्लोप जीरो है ना। डी डी वाई बाई डी एक्स क्या होता था? डी वाई बाई डी एक्स होता था अपना स्लोप। हाँ हाँ तो अपना स्लोप जीरो है यहाँ पर। अब कोई चीज का स्लोप जीरो होने का मतलब क्या? ग्राफ यहाँ पे नीचे ही यहाँ एक्सिस पे ही कट कर रहा होगा। वी जीरो कब होगा? जब ये ग्राफ यहाँ नीचे आर एक्सिस को कट कर रहा होगा ना। हम्म। इस ग्राफ में वी कहाँ जीरो है? यहाँ पे जीरो है ना। नहीं, वो वी को कट करेगा ना। इस ग्राफ में वी कहाँ पे जीरो है? अगर y और x का ऊपर। ग्राफ है तो y कोऑर्डिनेट कहाँ जीरो होता है? जहाँ x एक्सिस को कट करते हैं। हाँ तो v कहाँ जीरो है? जहाँ r एक्सिस को कट हो रहा होगा ना। हाँ। स्लोप यहाँ पे जीरो है। अगर यहाँ स्लोप जीरो है मतलब dv बाई डी आर जीरो है, तो क्या v जीरो दिख रहा है? नहीं। सर, पर मेरा क्वेश्चन क्या था कि या मतलब अभी वो डायरेक्ट फॉर्मूला ही लिखवाया ना आपने, v इज इक्वल्स टू ई माइनस ई ई डी आर करके, तो उसमें ई जीरो डाला तो वी जीरो ही आएगा ना, वैसा वो बोल रहा था। अपन ने फॉर्मूला के साथ साथ एक रिलेशन भी लिखा था, रिलेशन बिटवीन ई एंड v। हाँ, वही बोल रहा ना। तो वो रिलेशन नहीं यूज करोगे? वो तो आपने केवल चार्ज पार्टिकल के लिए लिखा ना। चार्ज पार्टिकल के लिए आपने ऐसे सोच लिया। आप सोचो, ऐसे सोचो। फॉर्मूले को भी सोचना है तो ढंग से सोचो। एक मैंने प्लस क्यू चार्ज लिया, यहाँ पे भी प्लस क्यू चार्ज लिया। दोनों की वजह से मैं अगर मिड पॉइंट पे ई निकालूं तो ई कितना आएगा? अपना ई बताओ कितना है? प्लस क्यू की वजह से ई किधर को होगा? इधर को होगा। अपोजिट में रिपल करेगा। हाँ, और इस प्लस क्यू की वजह से इधर होगा और मिड पॉइंट पर है। दोनों से डिस्टेंस सेम है तो ई कितना आएगा? जीरो होगा। अब वी बताओ, इसके वजह से के क्यू बाई आर, इसके वजह से के क्यू बाई आर, क्या वी जीरो हो पाएगा? नहीं तो अगर कोई पॉइंट पे ई जीरो है तो क्या वहां वी जीरो दिखा? नहीं। कोई जरूरी नहीं है ना कि ऐसा हो। अगर एक ही चार्ज होता, मान लो कोई है ही नहीं है, यहाँ पे देख लो कोई नहीं है, तो ई भी जीरो है, वी भी जीरो है। हाँ लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ई जीरो हो लेकिन वी जीरो ना हो। हाँ, समझा, अभी समझा। हाँ, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला से कर रहा था तो करके मेरा नहीं फॉर्मूला आया। से करो लेकिन ना सोच, सिचुएशन भी तो सोचो कि क्या कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है। तूने एक सिंपल सिचुएशन सोच ली कि कोई चार्ज पार्टिकल को ऐसे ई जीरो है मतलब चार्ज नहीं है तो वी भी जीरो है। तूने बस एक सिंपल सोचा। और भी पॉसिबिलिटी है। हाँ हाँ, समझा समझा सर। और बताओ बच्चों। 44। हाँ, वेरी गुड सलोनी। अपोलो स्फीयर के अंदर ई जीरो होता है लेकिन वी जीरो नहीं होता। 44 देखो। इन अ कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब, अब ये बता लेने दे पहले भावेश ना। कैथोड रे ट्यूब इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करने में यूज हुआ था। कैथोड रे ट्यूब थोड़ा पढ़ा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में, केमिस्ट्री में। तो देखो यहाँ पे कैथोड रे ट्यूब में क्या होता है? दो टर्मिनल होते हैं, एक नेगेटिव टर्मिनल, एक पॉजिटिव टर्मिनल है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और एक्सेलरेट करके पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भागते हैं। ये लो पोटेंशियल वाला होगा, ये मान लो V1 है, ये V2 है, तो V2 ग्रेटर देन V1 होगा ना। इसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, इसका पोटेंशियल कम होगा। तो अगर ये V1 माइनस V2 पोटेंशियल डिफरेंस में ट्रेवल करता है तो दिख रहा है कि ये पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी होगी ना। तो अभी मैंने बताया ना कि आप सीधे ध्यान रखोगे कि अगर कोई क्यू चार्ज V पोटेंशियल डिफरेंस में ट्रेवल किया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा Q इंटू वी का। अगर वो
बढ़ भी सकती, कम भी हो सकती है, डिपेंडिंग किधर से किधर को गया है। यहाँ पे क्या होगा, अगर निगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ भागेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी ना। या अगर यहाँ पे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है और फाइनल हमारी कुछ के है, तो चेंज कितने का आएगा काइनेटिक एनर्जी में, तो डायरेक्ट Q इंटू वी, वी जहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है ना, इसमें बस मैग्नीट्यूड डालना है ना, अगर आपको पता है बढ़ी है तो बस मैग्नीट्यूड डाल दो Q इंटू वी, और इसको क्या लिखोगे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mq स्क्वायर इनिशियल 0। तो आपको बताना क्या था, स्पीड। तो स्पीड दिख रहा है क्या आ जा रहा है ना, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज प्रोपोर्शनल टू किसके आया है, u जो है वो प्रोपोर्शनल टू रूट भी आया ना। कुछ समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या दिया है इसका आंसर। नहीं नहीं गलत दिया है, सी ही होगा। ठीक है, और है क्या। 40 नंबर, 36 नंबर, आज तो एकदम तुम मचा दिए हो। 36 क्या है, इन द अबव क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ पॉइंट चार्ज 2 कूलम व्हेन प्लेस्ड एट द ओरिजिन। अब भावेश 35 बताने के बाद भी 36 पूछ रहा है, गधा कैसी काम करता है तू। अभी मैंने बोला कि अगर मुझे कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो उसके लिए क्या देखूंगा, मैं स्लोप देख लूंगा ना। आपको बोला गया कि एक 2 कूलम का चार्ज है, ओरिजिन पे रखा गया है, उस पे फोर्स बताओ, तो फोर्स के लिए क्या चाहिए, फोर्स के लिए क्या चाहिए, Q इंटू ई चाहिए ना। Q दिया है आपको क्वेश्चन में, E कहाँ से निकालोगे, यहाँ पे आपको E चाहिए ओरिजिन पर, तो स्लोप देख लोगे ना। स्लोप आपको पता है ना भाई, ये 2 है, ये 6 है, 5 है, तो यहाँ लिख दो Q इंटू ई, हो गया फोर्स। अरे ब्रह्मा जी क्या कर रहे हो, ध्यान से सुन नहीं रहे हो, 35 में ई निकलवा दिया तो 36 वैसे ही कर दो। आंसर अब कुछ भी आए यार, एक मिनट आंसर देख लेता हूँ, यूनिट का ध्यान रखना ना। देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा 5/2, ये किसमें, वोल्ट पर सेंटीमीटर में है ना, तो इसको यूनिट चेंज करो, 5/2, 2 नीचे सेंटीमीटर में है तो उसको मीटर में चेंज कर दो, वोल्ट पर मीटर हो गया अभी। तो अब ये 500, अब ये पूरा यूनिट एसआई में है ना, अब इसको आप 500 न्यूटन लिख सकते हो। और अब डायरेक्शन का भी देख लो, यहाँ पर जो स्लोप है वो प्लस में है, अगर स्लोप प्लस में है तो ई की वैल्यू क्या होती है, -dv/dr, तो मतलब ई किधर होगा, माइनस में आएगा ना, तो ई माइनस में मतलब वो निगेटिव आर के लॉन्ग लग रहा होगा, तो इसको आप माइनस में बताओ। यूनिट का ध्यान रखो बच्चों, सब कुछ ऐसा यूनिट में ही डालो। नेक्स्ट कौन सा बोले थे, 40 नंबर। यूनिट की वजह से गड़बड़ होना बच्चों शोभा नहीं देता है। तुम लोग अब बड़े बच्चे हो गए, 11th में नहीं हो, 12th में आ चुके हो, तुम्हें पता नहीं है हालांकि कि तुम 12th में आ गए हो, लेकिन तुम लोग 12th में आ चुके हो अब। 40 नंबर में देखो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड in a region is directed outward and is proportional to the distance r from the origin। तो आपको बोला गया है कि कोई रीजन है,
मान लो ये ओरिजिन है, इससे आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, हर तरफ को ऐसे बाहर को जा रहा है। और ई जो है वो प्रोपोर्शनल टू आर है। टेकिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ओरिजिन इज टू बी 0, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस आर। नहीं देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें यहाँ पे बोल दिया गया कि सेंटर पे 0 है, तो आर डिस्टेंस पे यहाँ पर V की वैल्यू बतानी है क्या होगी। और E हमें दिया है प्रोपोर्शनल टू R है, तो E इक्वल टू कुछ कांस्टेंट इनटू R आ जाएगा। ये के 1/4 पाई वाला नहीं है ना, कोई कांस्टेंट है, C लिख देता हूँ। फिर E को क्या लिखोगे, माइनस dV/dr। इंटीग्रेट कर दो, जब R 0 है तो V कितना है, 0 ना। R 0 मतलब ओरिजिन पे V 0 है और R डिस्टेंस पे V निकालना है, तो यहाँ आ जाएगा माइनस V इक्वल टू CR²/2। तो V इक्वल टू आया -C/2 R²। ना जैसे जैसे R बढ़ता जाएगा V कम होता जाएगा ना, तो आप क्या बोलोगे, जैसे जैसे R बढ़ रहा है प्रोपोर्शनल टू R² आ जाएगा। ये तो ये प्रोपोर्शनल टू R² है और ये डिक्रीज हो रहा है ना, बी ऑप्शन इसमें बोल सकते हो, वही होगा ना। ये कांस्टेंट है तो हम V प्रोपोर्शनल टू R² बोल देंगे। नेक्स्ट बताओ, हो गए, अब सारे आगे पढ़ा जाए। तो अब एक ठंडी सांस लेते हैं, डीप ब्रेथ, और अब स्टार्ट करते हैं आगे का इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस। नेक्स्ट अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस में, जैसा कि ये नाम बता रहा है, इसका इसका नाम क्या बता रहा है कि इक्विपोटेंशियल, इक्वल पोटेंशियल ना, ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ध्रुवीय है कि नहीं, तो इसको हम बोल लेंगे इफ पोटेंशियल ऑफ ऑल पॉइंट on a surface is same, then surface is called equipotential surface ना। अगर ऐसा कोई सरफेस जिसके हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, तो वहां पर आप बोलोगे वो सरफेस एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अब अगर कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, मान लो कि हमारे पास एक कोई सरफेस है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसका ये पॉइंट मान लो एक V1 है, ये वाले पॉइंट का पोटेंशियल V2 है, तो इसके हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम आ रहा होगा। अगर ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो इस पे अगर मैं कोई चार्ज रखूं, कोई +Q चार्ज रखूं और उसको मूव कराऊं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो उसको ले जाने में मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा। एक इक्विपोटेंशियल सरफेस पे कोई चार्ज को रखोगे और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाओगे, तो क्या कोई वर्क करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा ना, क्योंकि हर पॉइंट पे आप उसकी एनर्जी निकालो। शुरू में कितनी एनर्जी थी उसकी, Q × V1, दूसरे पॉइंट पे गया तो एनर्जी हो गई Q × V2, और हमें पता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बराबर होता है डेल्टा U, तो डेल्टा U आया कुछ यहाँ पर, V1 V2 तो सेम है, तो कोई वर्क डन नहीं। मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस पर
आपको कोई चार्ज को रख के मूव कराने में कभी भी कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। नो वर्क इज रिक्वायर्ड टू मूव अ चार्ज पार्टिकल ऑन अ इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है बच्चों, नोट कर लो इतना। नोट होने के बाद बोल देना। फिर देखो, आपको एक चीज ये पता है कि अगर कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसके परपेंडिकुलर जाने पे पोटेंशियल चेंज नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या रिलेशन आना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इसके परपेंडिकुलर होगा तभी ना आप यहाँ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहे हो तो कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑलवेज perpendicular to equipotential surface। फिर देखो, क्या ऐसा पॉसिबल है कि दो अलग अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस, एक मान लो स्क्रीन के परपेंडिकुलर ये सरफेस है जिसके हर पॉइंट का पोटेंशियल V1 है, और एक दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है जिसके हर पॉइंट का पोटेंशियल V2 है, क्या वो एक दूसरे को कट कर सकते हैं। अगर दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कट करेंगे तो जहां कट होगा वहां पर एक ही पॉइंट के दो दो पोटेंशियल हो जाएंगे ना। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, हर एक पॉइंट का एक ही पोटेंशियल होता है। तो कभी भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को कट नहीं कर सकते। तो ये हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में देखा, अब ये नोट कर लो कुछ। अब हम लोग देखते हैं कुछ डिफरेंट डिफरेंट चार्ज के वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस का शेप कैसा होगा।
हो गया नोट? तो अब यहाँ पे हम कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेस देखेंगे, जिसमें एक पहला हम लोग देख रहे हैं एक पॉइंट चार्ज पार्टिकल की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो आप बताओ बच्चों कैसा होना चाहिए? अगर पॉइंट चार्ज है तो इसके आसपास का इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होना चाहिए? स्पेरिकल होना चाहिए। वेरी गुड। आप यहाँ पे आर डिस्टेंस पे कहीं पे भी चले जाओ, आर डिस्टेंस पे इधर चले जाओ, इधर चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, हर जगह आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल कितना आएगा? के क्यू बाई आर ना। तो 3D में आप ऐसे आर डिस्टेंस पे जब कहीं पे भी जाओगे तो एक ऐसे स्फीयर बनेगा ना, स्फीयर के हर पॉइंट का पोटेंशियल के क्यू बाई आर करके निकालोगे, क्यू जहाँ पे उसका सेंटर है ना। तो एक पॉइंट चार्ज की वजह से ये कैसा आया? स्फेरिकल आया। अब देखो इस सरफेस पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे रेडियल जा रहा होगा ना यहाँ पे, ऐसे क्यू चार्ज की वजह से। अवे तो हर जगह देखोगे रेडियल है इलेक्ट्रिक फील्ड और स्फेरिकल है सरफेस, तो वो 90 डिग्री भी फॉलो हो रहा होगा हर जगह। हर जगह इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री पर होंगे। तो पॉइंट चार्ज की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस आ गया स्फेरिकल। नेक्स्ट अब हम लोग देख रहे हैं एक लॉन्ग, तीन ही शेप हमें इसमें देखना रहता है। अब दूसरा हम देख रहे हैं लॉन्ग स्ट्रेट वायर। लॉन्ग स्ट्रेट वायर हमने ले लिया ना, जिसपे मान लो चार्ज डेंसिटी कुछ लैम्डा है। तो इसकी वजह से हमें पता है ई ऐसे हर तरफ को रेडियली बाहर जा रहा होगा, तो यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस जो आएगा वो ऐसे सिलेंड्रिकल आ रहा होगा। तो हर जगह ये परपेंडिकुलर ऐसे बाहर को जा रहा है। तो लॉन्ग स्ट्रेट वायर का इक्विपोटेंशियल सरफेस सिलेंड्रिकल होगा। ये आपको याद रखना है ना, ऐसे ही पूछा जाएगा कि पॉइंट चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस बताओ, स्ट्रेट वायर लॉन्ग स्ट्रेट वायर का बताओ। ये सब आपको नोट कर लो और याद रखना है। और एक और आपको ध्यान रखना है, इनफाइनाइट सीट का। मान लो एक इनफाइनाइट सीट है, इसके वजह से इसके पास में इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा? हाँ सीट से ही आएंगे ना, क्योंकि आप देखो कहीं पे भी इक्विपोटेंशियल सरफेस इमेजिन करना है तो सबसे बेटर तरीका क्या होता है कि जो भी ई का डायरेक्शन है, ई के परपेंडिकुलर होगा, तो ई के परपेंडिकुलर सरफेस सोचो। हमें पता है एक सीट की वजह से ई किधर आएगा, एक
इनफाइनाइट सीट की वजह से तो ऐसे परपेंडिकुलर आ रहा होगा ना हर जगह ही, ना इनफाइनाइट सीट की वजह से ई परपेंडिकुलर आता है, तो उसके परपेंडिकुलर ही यहाँ पर ऐसे सरफेस सोचो ना, हर जगह ये सरफेस पे परपेंडिकुलर हो। अगर आप इसको सामने से देखोगे तो आपको ऐसे एक लाइन दिख रही होगी, ये लाइन है जिसपे चार्ज है, और इसके पैरेलल में ही आपको ऐसे इक्विपोटेंशियल सरफेस दिख रहे होंगे। ये सब इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना, इसका अलग पोटेंशियल होगा, इसका अलग, इसका अलग, ऐसे बहुत सारे आप इक्विपोटेंशियल सरफेस मान सकते हो। तो इसका इनफाइनाइट सीट का भी कैसा आएगा, वहां पे इक्विपोटेंशियल इनफाइनाइट सीट ही आएगा ना। तो 3 मैंने बता दिए, अब अगर कुछ आएगा तो आपको ऐसे ही सोचना रहेगा ना, इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब ई सोचो किधर है, और ई के परपेंडिकुलर कोई सरफेस इमेजिन करो। समझ आया बच्चों? नोट हो गया? यार अभी ऑन ऑफलाइन क्लासेस शुरू होने लग गए सब जगह, ये क्या चल रहा है? मुझे लगा अभी तक तो कुछ दिन तक कुछ होगा ही नहीं। पुणे में स्टार्ट हो गया, सोलापुर में कल पता चला वहां भी स्टार्ट हो गया है। केसेस कुछ ज्यादा ही कम हो गए जल्दी से। हाँ वही चक्कर है, कुछ दिन चलेगा फिर वही होगा। हाँ नहीं, अभी तो खोलने वाले है नहीं, बट स्टार्ट होने लग गया है। हाँ ये तो है यार। थर्ड वेव इतनी जल्दी नहीं आती यार, तुम लोग मीडिया ये न्यूज चैनल देख के मत डिसाइड किया करो, आज तक और ये सब से मत देखा करो। थर्ड वेव अभी आने में टाइम है। थर्ड वेव आएगा तो इतना शांति नहीं दिखेगी ना जितनी शांति है। न्यूज वालों को कुछ चाहिए होता है बताने के लिए, नहीं तो कोई देखेगा ही नहीं। वो 100 का 101 होगा, बोलेंगे अरे थर्ड वेव आ गई, अगले दिन पता चला ना 100 का 95 केस हो गया। जब 100 का 200 हो जाए तब समझना कि वेव आ गई है अब। थर्ड वेव अक्टूबर तक एक्सपेक्टेड है, और वो भी शायद ही आए, क्योंकि वैक्सीनेशन कल पता है कल कितने वैक्सीन लगे हैं दिन भर में? कल लगे हैं 84 लाख एक दिन में वैक्सीन। हाँ थर्ड वेव एक तो कम डेडली होता है, और दूसरा अगर इतना फास्ट वैक्सीनेशन हो रहा है, और ऑलरेडी 50 करोड़ लोगों को तो कोरोना हो ही चुका है आज की डेट में। अबे आदित्य, दो चार एक्सेप्शन हमेशा रहेंगे, दो चार एक्सेप्शन रहेंगे, बट मोस्ट ऑफ द लोग वैक्सीन से सेफ हैं। और कुछ है ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है ना, और क्या करोगे बताओ? कुछ लोग तो हमेशा ही रहेंगे यार, उनको पता नहीं कौन कौन से उनके साथ प्रॉब्लम्स थी, वो क्या करते थे तुम्हें क्या पता। क्वार्टर पे क्वार्टर लगाते होंगे, तरह तरह की दिक्कतें भी रहती है ना लोगों के साथ। ओवरऑल देखा जाए तो अभी अगर 2-3 महीने में जैसे वैक्सीन लग रहा है तो हो सकता है थर्ड वेव आए ही नहीं।
क्योंकि ऑलरेडी 50 करोड़ लोगों को कोरोना हो चुका है, 28 करोड़ को वैक्सीन लग चुका है, 78 लोग तो 8 करोड़ लगभग सेफ हो चुके हैं। एक 140 करोड़ में, और अगर जिस हिसाब से वैक्सीन लग रहा है 2-3 महीने में काफी क्वांटिटी हो जाएगी, 100 करोड़ तक पहुंच जाएंगे तब तक। उसके बाद तो फिर नहीं आएगी फिर। और दूसरा थर्ड वेव ज्यादा डेडली होता भी नहीं है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों को हो भी चुका रहता है। पांडा जी, अपने इंडिया की कंडीशन अलग है थोड़ा। इंडिया में अगर रिपोर्ट होता है कि 4 लाख लोग आए हैं आज पर डे, तो वहां समझ जाओ कि 100 करोड़ 1 करोड़ लोग आए होंगे, तो 4 लाख रिपोर्ट हो रहा है। मेनली सिम्टम वाले ही रिपोर्ट होता है ना, बिना सिम्टम वालों का तो रिपोर्ट ही नहीं होता है। टेस्ट वेस्ट वही कराता है ना जिसको सिम्टम आता है। जब पीक में 4 लाख पर डे आ रहा था, तब उस टाइम पे एक्चुअल में 1 करोड़ पर डे आ रहा था केसेस। तो यार केस नहीं आते थे, ये लोग कुछ बताते ही नहीं है। और वैक्सीन जितनी लगती नहीं, उससे ज्यादा बढ़ा के बता देते हैं। नोट हो गया क्या? नहीं नहीं, क्लास तो नहीं चालू करने जा रहा हूँ, बट एटलीस्ट पॉजिटिव थॉट तो होने चाहिए यार कि थर्ड वेव अब नहीं आने वाली, फिर से वैसी कंडीशन नहीं होगी। क्लास तो मैं भी ऑनलाइन में ही खुश हूँ यार, दोनों को एक साथ पढ़ाना बहुत हेडक का काम था मेरे लिए। जब सब चालू हो जाएंगे उनके 15 दिन बाद अपन चालू करेंगे। जब सब लोग चालू कर लेंगे उसके बाद ही हम लोग करेंगे। बट जितना मुझे एक्सपेक्टेड है कि शायद 1 महीने बाद ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि सबका चालू हो चुका होगा। 15 दिन बाद चालू होना स्टार्ट हो जाएगा, और अगले 15 दिन में अपने को भी करना पड़ेगा। नहीं, ध्रुविल रोज आके खड़ा हो जाएगा, सर ऑफलाइन शुरू करो, ऑफलाइन शुरू करो। हाँ, यही मान के चलो नेक्स्ट एमटी तक तो हो ही जाएगा। कुछ दिन तो पढ़ ही लेंगे ऑफलाइन। ये हो गया नोट। अब इस पे हम लोग कुछ प्रॉब्लम करते हैं। विश्वास सर एक्चुअल में हर बार ना थोड़ा लेट हो जाते हैं। पिछली बार भी वो नासिक में भी पूरा सेटअप किए थे, जब सब खत्म होने को आ गया था तब। और अब फिर से उन्होंने उधर भीलवाड़ा में सेटअप किया है। मैं उनको कल ही बोल रहा था सर कि आप थोड़ा सा लेट हो गए 15 दिन। अब वो सेटअप रख दीजिए और वापस नासिक आ जाइए। टाइम निकल गया अब सेटअप करने का। तो ये देखो, मान लो कहीं पे आपको बी और आर दिखाया हुआ है, स्क्रीन के परपेंडिकुलर मान लो ऐसे आपको कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेस दिए हुए हैं। ये इक्विपोटेंशियल 100 सरफेस कर रहा है। इसमें भी सेटअप है उनका।
ये डिस्कनेक्ट हो गया था। अभी सही आ रहा है आवाज क्या? आवाज अभी सही हुई क्या? डिस्कनेक्ट हुआ था बीच में। यहाँ पे मैंने कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाए हुए हैं ना, जो स्क्रीन के परपेंडिकुलर है, और वो कहाँ कहाँ पे ये कट कर रहे हैं, आर पे वो दिखाया है, और उनकी बी की वैल्यू बताइए। तो हमें यहाँ पे बताना है पी की वैल्यू। करो ट्राई बच्चों। क्लास तो भले ही लेट शुरू हो, थोड़े डाउट वाउट भी होने लग जाए तो भी सही रहता है यार। थोड़ा तो लगता है पढ़ाई चल रही है। एटलीस्ट डाउट अपन ऑफलाइन कुछ दिन में स्टार्ट कर देंगे करना। हम्म। यार आज जाऊंगा, बट पता नहीं यार, आज थोड़ी तबीयत गड़बड़ ही लग रही है, पता नहीं। मूड करेगा तो जाऊंगा, या तो रेस्ट ही करूंगा। फिक्स नहीं है। तुझे कुछ काम है? ठीक है, एक बार आने से पहले कॉल कर लेना ना। अभी भावेश कोई बोले कि तबीयत सही नहीं है तो उससे दूर रहना चाहिए। तो को कोई डर ही नहीं है यार। अबे तो वैक्सीन तो 10 ही दिन तो हुए लगाए हुए भाई। कम से कम 21 दिन बाद थोड़ा उसका इफेक्ट आता है। भावेश तुझे हो चुका है क्या? तुझे अब डर खत्म हो गया है? कोविशील्ड ही लगवाई थी यार रजत, और वो कोवैक्सीन तो मिल ही नहीं रही थी। अच्छा, भावेश को हो चुका है, ये बात है। तो भावेश को कहाँ डर लगेगा यार। अबे अमन, डॉन तो कोरोना भी है, देखते नहीं हो आज तक पे आता है वो, कोरोना डॉन। हुआ बच्चों ये कुछ इसमें?
भावेश ऐसा क्यों बोलते रहते बच्चे तेरे लिए? क्या कर दिया है तुमने बच्चों के साथ? सॉल्व किया जाइए। कल बड़े दिनों बाद भूतड़ा का मैसेज आया था, भूतड़ा फिर से पढ़ाई शुरू करने वाला है। भूतड़ा ऐसे स्लॉट्स में पढ़ता है, एक 2 मंथ का स्लॉट ले लेगा, आप पढ़ लेता हूँ फिर ब्रेक, फिर 2 मंथ पढ़ लेते हैं फिर ब्रेक। देखो आपको ये पता है कि पोटेंशियल होगा ना, इस इन सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। तो लैग आ रहा है। वीडियो का फोन से एक मिनट वीडियो बंद भी कर देता हूँ, बट नेटवर्क की दिक्कत है थोड़ी आज। अभी कुछ सही हुआ क्या? सही हुआ है, चलो अच्छा है। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ये ऊपर के डायरेक्शन में होगा या नीचे के डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर होगा ये तो क्लियर है। अब ऊपर को होगा या नीचे का होगा ये बताना है आपको। बताओ बच्चों किधर होना चाहिए? नीचे को ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा किधर से किधर चलता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। तो 100 से 90 की तरफ होगा ना, 90 से 80 की तरफ होगा, इधर नीचे को जा रहा होगा, ऐसे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कुछ ऐसे जा रहा होगा ना, कहीं पे भी आप दिखा सकते हो ऐसे परपेंडिकुलर। तो हम कोई एक जगह दिखा देते हैं, मान लो यहाँ पे दिखा देते हैं ऐसे। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, हेलो हेलो, यार ये आज दिक्कत दे रहा है इंटरनेट बहुत ज्यादा। यार 2 प्रॉब्लम करा लेने दो, ये इसकी पोटेंशियल के कंप्लीट हो जाने दो, फिर छोड़ दूंगा। हाँ 1 ब्रॉडबैंड है यार सूरज। तो देखो कहीं पर भी अगर हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है और वो यूनिफॉर्म है ना, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है कहीं पे भी,
तो आपको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 पॉइंट ले लो और उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में बीच की डिस्टेंस कर दो। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे निकालते हैं, 2 पॉइंट ले लेते हैं और बी बाई डी लगा देते हैं ना। तो यहाँ पे देखो हमें 2 पॉइंट पता है, एक इस पॉइंट का पोटेंशियल 90 है और इस पॉइंट का पोटेंशियल 80 है और ये बीच की डिस्टेंस हमें निकालनी है ना। ये एक चीज रुक जाओ, ये एंगल देना रह गया था यार, ये एंगल 37 मान लो ना, ये एंगल देना रह गया था, बिना एंगल के नहीं हो पाएगा ना। तो आप देखो हमें ये डिस्टेंस पता है 10 है और ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ये 37 है, ये साइड 10 है, ये साइड हमारी 10 मीटर की होगी ना, ये 20 है, ये 10 है, तो बीच की डिस्टेंस 10 है, तो ये डिस्टेंस आ जाएगी ये 37 के सामने वाली साइड 10 sin 37 है, बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी ये डिस्टेंस, और v हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस कितना है दोनों पॉइंट के बीच में, यहां से जा रहा हूँ ना 90 से 80 पे जा रहा हूँ, 90 वाले सरफेस से 80 वाले सरफेस पे, दोनों पॉइंट के बीच का डिफरेंस कितना होगा, 90 माइनस 80। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। और एंगल कितना बोलूंगा, अबे भंडारी म्यूट रखो। ये कुछ समझ आ रहा है, एंड और डायरेक्शन कैसे बोलोगे, देखो ये अगर 90 डिग्री है ना, ये पूरा 90 है, ये 37 है, तो ये कितना आएगा 53, ये एंगल आ जाएगा ना, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस से 90 डिग्री पे ही है, इतना एंगल 37 है, तो ये एंगल 53 आ जाएगा, तो एक्स एक्सिस से 53 डिग्री एंगल पर ऐसे ही आ रहा है। चाहो तो उसको तो कि एक्स एक्सिस से वो 53 डिग्री पे ही बता सकते हो। अभी बस इतना ही बता देता हूँ, बाकी पूरा तुम बता लेना। डायरेक्शन समझ आया सभी को। हेलो हेलो, लैग चेक 1 2 3, हेलो हेलो, लैग चेक। अबे कुछ आ रहा है आवाज, सब ऐसे ही जा रहा है। आज इंटरनेट वाले को फिर समझाना पड़ेगा यार। ध्रुविल अब तेरे नेट में लैग आ गया, मेरा सही हो गया अभी। तो ये नोट कर लो बच्चों, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम लोग क्या बोल रहे हो, गाना गाना ये क्या होता है। एक और क्वेश्चन करता हूँ, जल्दी छोड़ दूंगा। जल्दी नोट करो ये।
अभी तो वैसे भी जो बोल भी रहा हूँ तुम लोग के पास गाने के फॉर्म में ही पहुंच रहा होगा। ये पहले नोट करो, फिर सुर लगाने की बात करते हैं। अबे ई मतलब एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, ई निगेटिव मतलब वो डायरेक्शन बता रहा है। अगर आपने बता दिया कि भाई वी की वैल्यू इतनी है, ई की वैल्यू इतनी है और डायरेक्शन ये है, तो अब निगेटिव बोलने का क्या सेंस है? निगेटिव पॉजिटिव मतलब डायरेक्शन के लिए है ना। अगर आपने अलग से डायरेक्शन बता दिया वेक्टर क्वांटिटी के लिए, अबे पांडा यार समझ मेरी बात को, एक वेक्टर क्वांटिटी है। आपने मैग्नीट्यूड ये निकाल दिया, डायरेक्शन अलग से बता दिया। अब मैग्नीट्यूड में भी मैं माइनस बताऊं डायरेक्शन बताऊं तो क्या सेंस है उसका, बता। ई का मैग्नीट्यूड निकाला है ना मैंने, यहाँ पे डायरेक्शन इधर बताया है, मैग्नीट्यूड को निगेटिव बताऊं क्या? पांडा जी, मैंने पहले बोला था ना ई इक्वल टू वी बाई डी में सब प्लस में डाल दो और डायरेक्शन अलग से देख लो। अगर आप कहीं पे बोल रहे हो कि भाई इस डायरेक्शन में मैं प्लस लूंगा और फिर आप बोल रहे हो कि ई की वैल्यू माइनस में है, तो समझ आता है ना। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे, कुछ ऐसा तो बोला नहीं गया इधर प्लस लेंगे इधर माइनस लेंगे। बस आप ई का डायरेक्शन बता दो, मैग्नीट्यूड बता दो। ठीक है, नोट हो गया। अब एक प्रॉब्लम और कर लेते हैं जल्दी से। मान लो देखो कहीं पर ऐसे कुछ स्फेरिकल सरफेस दिए गए हैं जिनके सरफेस का पोटेंशियल बताया गया और रेडियस बताया गया है। तो आपको बताना है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। ये मैंने कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेस दिए है ना। स्फेरिकल है सभी। क्वेश्चन समझ आया? एक 100 वोल्ट का इक्विपोटेंशियल सरफेस है स्फेरिकल जिसका रेडियस 10 मीटर है।
एक 50 वोल्ट का है जिसका रेडियस 20 है, एक 30 वाला लिया तो उसका इक्विपोटेंशियल सरफेस 100/3 है। तो अब यहाँ पे हमें ई की वैल्यू बतानी है कोई भी आर डिस्टेंस पे। फाइंड ई एट आर, कोई आर डिस्टेंस पे ई बताना है। क्वेश्चन समझ आया बच्चों? यहाँ पे देखो सेंटर पे कुछ चार्ज रखा होगा, उसकी वजह से अलग अलग आर पे आपको अलग अलग ऐसा कुछ स्पेरिकल पोटेंशियल मिल रहा है ना। स्पेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस किसके लिए होता है? पॉइंट चार्ज के लिए होता है ना। तो यहाँ कुछ पॉइंट चार्ज रहा होगा जिसके लिए आपको ये हर एक आर पे बी दिया हुआ है, तो आपको ई निकालना है। सॉल्व करें। इक्वल टू 5 आर नहीं आ रहा है सर। देखो आप यहाँ पर एक चीज ये देखो, हर एक आर पे जो वी आ रहा है उन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है? कोई भी जगह पे वी इंटू आर की वैल्यू निकालो तो कितना आ रहा है? इसका मतलब क्या हुआ? हर एक जगह जो वी है और आर है उनका प्रोडक्ट कांस्टेंट है ना, और वो किसके बराबर है? 1000 के। हर एक जगह वी इंटू आर की वैल्यू 1000 है। तो मतलब हमें यहाँ पे वी दिया है एज ए फंक्शन ऑफ आर ना, हमें वी दिया है एज ए फंक्शन ऑफ आर, तो ई कैसे निकालेंगे फिर? dv/dr ना, मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ, डायरेक्शन अलग से देख लूंगा ना। dv/dr कर दूंगा तो ये कितना आ जाएगा? 100/r²। मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ ना, डायरेक्शन अलग से पता है कि हाई से लो होगा। हाई से हेलो बच्चों, आवाज आ रही है अभी? तो यहाँ पे देखो एक चीज हमें ये समझ आ गई कि हर एक जगह v इंटू आर कॉन्स्टेंट था, तो उससे हमने v लिख दिया। v लिख दिया तो डिफ्रेंशिएट करके e आ गया ना। e हर जगह कितना है? 1000/r²। नोट कर लो इसको अब। तो अब ये हो गया इक्विपोटेंशियल सरफेस कंप्लीट। ये नोट करो, होमवर्क दे देता हूँ।
हाँ, डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू सरफेस होगा ना। ये अगर स्फेरिकल है, ये सब स्फेरिकल है तो रेडियल आ रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ना, रेडियल डायरेक्शन। हेलो, मैं होमवर्क लिख दे रहा हूँ, लैग भी आएगा तो पढ़ लो ना आराम से, फिर कर लेता। हाँ, टॉपिक वाइज टेस्ट। अच्छा, ये लास्ट संडे है, ठीक है ठीक है। हाँ हाँ, मैंने मान ली भाई रजत। इन टेक्स्ट 4 में लास्ट टाइम कौन कौन से क्वेश्चन दिए थे? इन टेक्स्ट 4 का कौन कौन सा बचा हुआ है, याद है किसी को? इन टेक्स्ट 5 तो शायद पूरा ही दिया था। फिर एक्सरसाइज 1 में जो भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इक्वी पोटेंशियल सरफेस के क्वेश्चन एक दो मिले थे ना, वो कर लेना, जो कल दे दिया था बट हुआ नहीं था, वो भी कर लेना ना। ठीक है, फिर क्लोज करते हैं ना। ओके बच्चों, अब टॉपिक वाइज टेस्ट तो ही नहीं है। ठीक है बच्चों, बाय बाय।